नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ यूपीएससी 2022 में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो आने वाले आपके पीसीएस एग्जाम में बीपीएससी में संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। अक्सर बीपीएससी में देखा गया है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और हाल ही फिलहाल में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है एक से एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, साइंस से है, सब क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका एक प्रकार से आप अपना प्रिपरेशन भी देख लेंगे किस प्रकार से है। अब कुछ मान लीजिए कुछ छूटा होगा वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ताकि आपका समय भी बचा रहे, आप अच्छे से इसको देख लें और अपने नॉलेज को और बूस्ट करें। स्टार्ट करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन से। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बस उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ लाए हैं ताकि आपके लिए बस बेटर रहे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित सेकांकू द्वीप, देखिए दोस्तों कुछ ही दिन पहले सेकांकू द्वीप जो था एक चर्चा में था। सेकांकू आइलैंड विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो सेकांकू द्वीप के बारे में मतलब आप क्या जानते हैं, ये आपसे ये जानना चाहता है एग्जामिनर, आपसे ये जानना चाहता है कि हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहा था सेकांकू आइलैंड, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या उसके बारे में जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों में सबसे बेटर ऑप्शन कौन है जो उसको बता रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो। ओके, चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी चीन सागर जो आप तो लोकेशन देखे होंगे, मैप पढ़े होंगे, तो दक्षिणी चीन सागर में स्थित किसी देश द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। ये आपको बताना ये सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, चीन और जापान के बीच, ये जो सेकांकू आइलैंड है चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में, ऑब्वियसली कहा पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होते रहता है। तो सेकांकू द्वीप जो है, सेकांकू आइलैंड, ये चाइना और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर, आप जानते होंगे जापान जो है एकदम चीन के जस्ट पूरब में है दोस्तों, पूरब में है। तो सेकांकू आइलैंड दोनों के बीच में है, एक विवादित द्वीप है, तो इसी के लिए चर्चा में था। चीन तो पूरे दक्षिणी चीन सागर के सारा दक्षिणी चीन सागर को अपना ही मानता है, वो तो सबको जितना एशिया में जितना कंट्री है सबको अपना ही मानता है कि कहीं न कहीं सब पे हमारा ही राज है, अपना मतलब एक अधिकार हमेशा थोपते रहता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपना दावा किया था, तो ये ज़्यादा सटीक ऑप्शन है। और ऑप्शन देखते हैं अभी, वहाँ ताइवान को अपनी सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक अस्थायी अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। ये गलत है, अमेरिका ने ऐसा कुछ मतलब सैन्य अड्डा स्थापित नहीं किया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें अस्वामिक भूमि घोषित किया है, तथापि कुछ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश उन पर दावा करते हैं, ये भी गलत है। तो सबसे जो बेटर एक्सप्लेनेशन है यही है कि ये जो सेकांकू आइलैंड है चीन और जापान के बीच में है, पूर्वी चीन सागर में स्थित है और दोनों के बीच एक विवादित द्वीप है। ओके, तो सेकांकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में समझिए एक प्रकार से एक निर्जन द्वीप है, द्वीपों का एक समूह है जो जापान द्वारा प्रशासित है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका है दोस्तों, या अधिकार किसका है, तो जापान का है। द्वीप जो है जापान और चीन के बीच, एक तो जापान और चाइना के बीच, जापान और चाइना के बीच एक विवाद है, और जापान और ताइवान के बीच में भी विवाद है। ओके, तो याद रखें ऑप्शन बी करेक्ट है, चीन और जापान के बीच जो विवाद था उसके लिए चर्चा में था सेकांकू आइलैंड। यूपीएससी में अक्सर जो हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुआ रहता है उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से रिलेटेड था। ओके, तो एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सकता है, इस पर आप जरूर ध्यान रखें। बस सेकांकू आइलैंड ध्यान रखें, आपको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 87 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपके बारे में सोचना है। और क्वेश्चन है कि कितने सही सुमेलित हैं, इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है कितने मतलब सही मैचिंग किए हुआ है, आपको उसमें से बताना है। तो सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा ऑप्शन आपके बीपीएससी में नहीं रहेगा, लेकिन यूपीएससी तो अपने ऑप्शन के लिए ही जाना जाता है कि जब तक उसमें आपको चारों ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है आप टिक नहीं कर सकते हैं। यही डिफ़िकल्टी लेवल जो है यूपीएससी और बीपीएससी में है। देखिए फर्स्ट है चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया, सारे कंट्री के नाम जानते होंगे, जिसमें चाड, गिनी, लेबनान ये सब तो अफ्रीकन कंट्री है। सॉरी, लेबनान तो एशिया का कंट्री है, इजराइल के बगल में लेबनान आप पढ़े होंगे, ट्यूनीशिया सभी अफ्रीका की कंट्री है। तो चार्ट देखिए, चीन द्वारा अस्थायी सैन्य बेस की स्थापना, आपको बताना है सही है गलत है। गिनी में सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन हुआ है।
लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनेशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। इसमें से कौन कौन करेक्ट है, कितने सही सुमेलित हैं? तो देखिए दोस्तों, गिनी में ऑब्वियसली सेना द्वारा जो है संविधान और सरकार का निलंबन हो गया था, ये सही है। लेबनान इजराइल के बगल में है। गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, यहाँ भी जिस प्रकार से श्रीलंका में जो आर्थिक मंदी आई थी, लेबनान में भी एक आर्थिक मंदी का इन्होंने सामना किया, इस कंट्री ने भी। ट्यूनेशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन हो गया, ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो 2, 3, 4 तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो केवल ऑप्शन सी करेक्ट है, समझ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर चाड का, गिनी का, लेबनान, ट्यूनेशिया, सारों का कंट्री का कैपिटल जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बीपीएससी में, कभी न कभी अनातोलिया के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र, न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं इसका चर्चा था और उससे रिलेटेड कंट्री कौन है आपको बताना है। कितने सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है ऑप्शन में। अनातोलिया टर्की में है, बिल्कुल सही बात है। अम्हारा इथोपिया में है, ये भी सही बात है। काबो डेलगाडो, क्या काबो डेलगाडो स्पेन में है और कैटालोनिया इटली में है? तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों गलत है। काबो डेलगाडो जो है ये कहाँ पर आपका, मोज़ेम्बिक कहाँ है, अफ्रीकन कंट्री है। नीचे आप अफ्रीका के साउथ में जाएंगे तो मोज़ेम्बिक, जिम्बाब्वे के बगल में मोज़ेम्बिक है। मोज़ेम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोज़ेम्बिक चैनल आप मैप में पढ़े होंगे। तो काबो डेलगाडो ये स्पेन में ना होकर कहाँ पर है, मोज़ेम्बिक में है। ओके, मोज़ेम्बिक का भी आप जरूर राजधानी बताएं। और कैटालोनिया लिख दिया है, इंग्लिश में कैटालोनिया इसको पढ़ते हैं। कैटालोनिया का पठार कहाँ है दोस्तों, ये है स्पेन में। कैटालोनिया आप मैप में पढ़े होंगे, कहाँ पे है, स्पेन में, इटली में नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन अनातोलिया का पठार टर्की में पढ़े होंगे। अम्हारा कहाँ है, इथोपिया में है, ये दोनों करेक्ट है। तो 2 युग्म ऑप्शन, केवल 2 पेयर जो है यहाँ पर करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। तो हमसे सही पूछा है तो केवल 2 युग्म, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 89 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग या उसके रिगार्डिंग भारत में किस प्रकार का रूल है उसके बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट है, एक मिनट, फर्स्ट देखते हैं, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। क्या वन्यजीव ओनली सरकार की संपत्ति है? बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ जो है और वन एंड ओनली किसकी, गवर्नमेंट की संपत्ति है, ये सही है। सेकंड है, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है, जब किसी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन मतलब उसको संरक्षित घोषित कर दिया जाता है, तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। ऑब्वियसली किसी भी वन्य जीव को, मान लीजिए किसी एनिमल को कि एकदम ये कह देते वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, तो ये चाहे संरक्षित क्षेत्र के अंदर रहे या बाहर रहे, समान अधिकार लागू होगा, समान हकदार लागू, कहने का मतलब चाहे वो बाहर रहे अंदर रहे, अगर उसके हंटिंग पे, उसके पोचिंग पे अंदर में जो नियम लागू होगा, बाहर में भी अगर आप पोचिंग करते हैं तो उस पर वही रूल लागू होगा। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ये बिल्कुल, ये गलत हो सकता है दोस्तों। मतलब बस इसलिए हम वन्यजीव, किसी भी जीव को मार देंगे जिसको मतलब कंजर्वेशन का जिसको राइट मिल चुका है कि वो मानव के लिए खतरा है, ये मतलब पूरी तरह पर्याप्त आधार नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। हमसे पूछा है कितना इसमें से सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें से करेक्ट है, 1 और 2। ऑप्शन देखिए दोस्तों, बीपीएससी का जब तक तीनों ऑप्शन आपको पता नहीं होगा आप टिक नहीं कर सकते। यूपीएससी में ऑब्वियसली यूपीएससी का ये ऑप्शन है, बीपीएससी में ऐसा ऑप्शन तो नहीं रहता, लेकिन बीपीएससी भी इससे एक कदम और आगे है, ऑप्शन ही वो डाल देती है, यहाँ ला के वो और कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है। खैर, सबका अपना अपना है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नॉन एज कल्टीवर्स ऑफ फंजाई। फंजाई का कल्टीवर्स इसमें से किसको कहा जाता है, तो चींटी को। किसको? एंट को। चींटी को कल्टीवर्स ऑफ फंजाई कहा जाता है दोस्तों। 90 का ए ध्यान रखें, डायरेक्ट ध्यान रखें, 90 का ए। अच्छा क्वेश्चन था, इकोलॉजी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, साइंस से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के शिलालेख
से हर बार क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी और एग्जाम हो। अशोक का शिलालेख हो, आपका गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के जो चारों उपदेश था कहाँ कहाँ किस राजा के समय हुआ था, कितने ईस्वी में क्या 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 कार्य हुआ था, ये भी क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मतलब रिपीट होता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख क्या स्थान दिया है और वो किस राज्य में वो आपको दिया है और कितना सही सुमेलित है। 4 दिया है, चारों में से कौन कौन सही है, करेक्ट है, वो आपको बताना है। धौली, धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है। एरीगुडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही बात है। जोगर, जोगर मध्य प्रदेश में नहीं है। जोगर, जोगर दोस्तों कहाँ, ये भी उड़ीसा में है। तो जोगर मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ, उड़ीसा में। ये इनकरेक्ट हो गया आपका उड़ीसा। कलसी, कलसी कर्नाटक में नहीं है, कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में। कलसी उत्तराखंड में है। तो 2 करेक्ट है, धौली एरेगुडी सही है, 2 इनकरेक्ट है, तो केवल 2 पेयर। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, 91 का बी। बस एक बार देख लें ताकि आपको याद रहे, ज़्यादा इसको चर्चा नहीं, 1 से 2 बार इसको पढ़ लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। एग्जाम आपका नज़दीक में ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछली बार भी आपसे चालुक्य वंश का संस्थापक के बारे में पूछा हुआ था, चालुक्य या चौल के बारे में पूछा था, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, यूपीएससी जो पूछा है। यहाँ भी आपको इस पर विचार करना है, कुछ राजा है उसका वंश के बारे में दिया गया है, संस्थापक नहीं, आपको बताना है कि वो राजा उस वंश से रिलेट करता है या नहीं। ओके, यहाँ भी कितने सही सुमेलित थे ये आपको बताना है। नानुक चंदेल वंश का था, ऑब्वियसली नानुक जो था चंदेल वंश का शासक था। जयशक्ति, जयशक्ति परमार का नहीं था दोस्तों, जयशक्ति भी चंदेल वंश का ही शासक था। नागभट्ट द्वितीय ऑब्वियसली गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ये भी करेक्ट है। भोज, राजा भोज के बारे में तो आप पढ़े होंगे, राजा भोज मतलब गुर्जर प्रतिहार राजवंश के मतलब एक महानतम शासक थे, 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो ये राष्ट्रकूट वंश के नहीं, ये भी किसके थे, प्रतिहार वंश के ही थे। तो कितने करेक्ट है आपके, 2 ही करेक्ट है, एक तो नानुक और नागभट्ट द्वितीय। नानुक और नागभट्ट द्वितीय, नानुक चंदेल वंश के थे, बिल्कुल सही बात है। नागभट्ट द्वितीय ये गुर्जर प्रतिहार के, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन 2 बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2 युग्म करेक्ट है। ओके, जयशक्ति इनकरेक्ट यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर परमार लिखा हुआ है, जयशक्ति चंदेल वंश के थे। भोज राष्ट्रकूट के नहीं, भोज किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। ओके, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग आप नाम सुने होंगे, अजंता और एलोरा का जो गुफा बनाया था कृष्ण प्रथम, वो भी राष्ट्रकूट वंश के ही थे। तो ऑप्शन बी। और धारावर्ष या धारावी, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया था, आप बताएं त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, जरूर उसका नाम बताएं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93rd, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, जो साउथ इंडिया है उसके रिलेटेड, उसके बारे में कौन सा एक सही है उसको आपको बताना है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, बी है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, सी है संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, डी है संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। हमसे सही पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ऑब्वियसली बी करेक्ट है, 93 का बी, और ऑप्शन ए सी डी इनकरेक्ट है। 94 ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ को निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ जो था निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये था अकबर द्वारा। किसके, अकबर द्वारा, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में शायद पूछा भी गया था, इस बार, और वही क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी इनसे रिलेटेड थे कहीं ना कहीं, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे लंबी, ये भी ध्यान रखें, विश्व की दूसरी सबसे लंबी मूर्ति का उद्घाटन किया गया था आसन मुद्रा में, मतलब बैठे हुए मुद्रा में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज के शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। इसमें से रामानुज का जो एक प्रकार का शिक्षा था उसको सही निरूपित कौन करता है, तो आपको पता है पहले रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य हुए, आपको पता होगा शंकराचार्य के नाम पढ़े होंगे, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बिकाचार्य, ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी मतलब
जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, इन्होंने कोई न कोई अपना मतलब ज्ञान दिया एक प्रकार से। तो रामानुजाचार्य जो थे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इनका क्या कहना था कि मोक्ष प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है भक्ति है। मोक्ष अगर किसी को चाहिए तो भक्ति के माध्यम से वो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है, ये इनका कहना नहीं था। तर्क संगत युक्तियों सर्वोच्च आनंद का मौलिक माध्यम थे, ये भी इनका नहीं था। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, ये भी इन्होंने ये नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि भक्ति के माध्यम से आप मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। संत रामानुजाचार्य 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर, हैदराबाद में इनका मतलब मूर्ति का अनावरण किए थे नरेंद्र मोदी जी स्वयं। 96 हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या करेक्ट है, इसमें से आपको ये बताना है। तो सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। ऑब्वियसली सोमनाथ मंदिर जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें से एक पहला यही सोमनाथ मंदिर को ही माना जाता है, भगवान शिव का मंदिर है। सही है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। बिल्कुल अलबरूनी ने उसका वर्णन किया है, क्योंकि आप जानते हैं अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ ही अलबरूनी, फिरदौसी, बहावी, उत्वी, ये सब महमूद गजनवी के साथ आया था। और महमूद गजनवी तो सोमनाथ मंदिर को मतलब पूरी बहुत मतलब बुरी तरह से लूटा था दोस्तों। उस मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया था, उनको विध्वंस कर दिया था, क्योंकि जो महमूद गजनवी था उसको बूत सिकन कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का है। बूत सिकन, महमूद गजनवी को क्या कहा जाता था? बूत सिकन मतलब मूर्ति भंजक। इसको बस मूर्ति तोड़ने में क्या अपना था कुछ, बूत सिकन मतलब मूर्ति भंजक, मतलब जो भी मूर्ति देखता था हिंदू धर्म का मूर्ति उसको ये तोड़ देता था, इसलिए इसको बूत सिकन भी कहा गया। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर में को बहुत लूट उत्पात मचाया था और उसको लूटा था। तो अलबरूनी इसी के साथ आया था, तो अलबरूनी ने इसका चर्चा ऑब्वियसली किया है, इस मंदिर का चर्चा किया है, क्योंकि मंदिर के पास उन दिनों अभी भी मंदिर के पास अकूत धन संपदा था, अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिरों के पास है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मंदिरों को लूटा था और अलबरूनी उसी के साथ आया था। तो अलबरूनी ने इस मंदिर के बारे में वर्णन किया था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। ये नहीं, शंकर दयाल शर्मा 1 दिसंबर 1995 को जो राष्ट्रपति थे भारत के, शंकर दयाल शर्मा ने मतलब इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। ओके। और इनको बनाने में दोबारा इनको बनवाने में कई बार इनको बनाया गया, मतलब कई बार इसको टूटा, कई बार इसको बनाया गया, लेकिन लास्ट बार जो था 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण, 1950 में जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु, ये ध्यान रखेंगे, कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में बनाया गया। इसके निर्माण कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े हुए थे। इसमें जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। अभी जो वर्तमान में मंदिर है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। ओके। और इसको 1 दिसंबर 1995 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 साइंस से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाएं, बी सेल्स एंड टी कोशिकाओं की भूमिकाओं का सर्वोत्तम वर्णन है? बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में पढ़े होंगे साइंस में, उसके बारे में कौन सा मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन है? फर्स्ट है वे शरीर के पर्यावरणीय एलर्जेनों से संरक्षित करता है, मतलब जो इन्वायरमेंट एलर्जी उसे हमसे प्रोटेक्ट करता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करता है ना। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करता है, बिल्कुल नहीं। वे शरीर के रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। ऑब्वियसली हमारे शरीर में जो भी मतलब बीमारी होने वाला था उसमें एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है बी सेल और टी सेल। ओके। बी सेल और टी सेल WBC का ही सेल है, व्हाइट ब्लड सेल का सेल है, जो हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है ऑब्वियसली, तो डी करेक्ट है। 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण मतलब नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये आर्टिफिशियल भी और मैन मेड भी है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के नैनो पार्टिकल्स प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। ऑब्वियसली मेटेलिक जो कुछ ऑक्साइड होते हैं
वो कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स। सही है। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के पारा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नैनो पार्टिकल्स जो मेटेलिक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स है उसका कॉस्मेटिक बनाने में यूज़ किया जाता है, और जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ह्यूमन अगर उसको इनहेल कर लेता है तो उसके लिए हेल्थ पर ऑब्वियसली बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी करेक्ट है। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? बारकोडिंग, पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन नया टर्मिनोलॉजी अब आया है डीएनए बारकोडिंग। कुछ नहीं है, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पता है तो आप ये भी बता सकते हैं। फर्स्ट है, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, किसी प्लांट या एनिमल का एज निकालने के लिए, नो एज निकालने के लिए आप प्लांट के बारे में पढ़े होंगे, डेंडोक्रोनोलॉजी टेक्निक से थ्रू हम प्लांट का एज हम पता कर सकते हैं, इसलिए डीएनए बारकोडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड है, समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि डीएनए से रिलेटेड है, तो अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म रिजेंबल कर रहा है, समान दिख रहा है, तो उसके बीच में क्या मतलब डाइवर्सिटीज है उसको जानने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये करेक्ट है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों मतलब प्रोसेस्ड फूड में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, ये भी करेक्ट बात है। तो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 99 का डी, ये ध्यान रखें, 99 का डी। 100 आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने पर अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन, एसिड के रेन के बारे में आप पढ़े होंगे। ये क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यही जब वाटर से डिजल्व हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? एसिड रेन होता है। तो कौन कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2 और 4, ऑप्शन 2 और 4 जहाँ होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन देखें जो ये यूपीएससी में पूछा गया था, और संभावना है कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो टर्मिनोलॉजी हम लोग देखे थे, जैसे यही एसिड रेन हो सकता है कि पूछ सकता है, डीएनए बारकोडिंग पूछ सकता है, नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछ सकता है, आपका अशोक का शिलालेख देखे थे उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ओके, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, संत रामानुजाचार्य, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेने से आपका बस कुछ समय लगेगा, लेकिन आपको हो सकता है 2-4 नंबर अगर कहीं से कुछ आता है तो आप इसको आसानी से सही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो हमने पूछा था आपसे, कुछ कंट्री का कैपिटल का नाम पूछा था, ज़रूर उसका हमको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।